म्यूचुअल फंड में रिटेल इन्वेस्टर के टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि लार्ज कैप की बात कर लीजिए, जिसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होगी और आपका रिटर्न भी कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये फंड स्टेबल होता है अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए आ रहे हैं, मतलब कि 5 साल 7 साल के लिए अगर आप आ रहे हैं तो लार्ज कैप का फंड आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। वहीं पर अगर 7 से 10 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है तो आप थोड़ा सा वोलेटाइल फंड को लेकर के ज़्यादा रिटर्न यहाँ से बना सकते हैं। वहाँ पर मिड कैप कैटेगरी के फंड आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। वहीं पर अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल से ज़्यादा का है तो उस कंडीशन में आप स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर ज़्यादा रख सकते हैं और यहाँ से वोलेटाइल होने के साथ साथ आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब अगर हम एक ही फंड के माध्यम से तीनों का एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, जैसे मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी। इसके अलावा अगर आप इक्विटी और डेट दोनों का पोर्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हाइब्रिड कैटेगरी बनी हुई है। मतलब कि अलग अलग इन्वेस्टर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट इन्हीं तीनों को मिलाकर के बनाया जाता है। अगर आप लार्ज और मिड कैप को मिला देंगे तो लार्ज एंड मिड कैप फंड बन जाएगा। अगर आप तीनों को मिला देंगे तो मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप कैटेगरी बन जाएगा। अब ऐसा रिटेल इन्वेस्टर जो रिस्क ज़्यादा लेकर के थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल फंड चाहता है ताकि लॉन्ग टर्म में वो अच्छा रिटर्न बना पाए, तो उनका मेजर जो एक्सपोजर होता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरह होता है। अब अगर अभी प्रेजेंट में देखेंगे तो लार्ज कैप और मिड कैप को मिला करके एक इंडेक्स बना हुआ है, एक फंड बना हुआ है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का। लेकिन जब बात आती है मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर के तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस प्रकार के फंड को सर्च करते हैं कि क्या कोई ऐसा फंड अवेलेबल है जिसमें एक ही फंड के माध्यम से हम मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में एक्सपोजर ले पाए। तो इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और ऐसे फंड की बात करेंगे जो कि 3 साल में ही आपके पैसे को डबल कर सकता है। हिस्टोरिकल डेटा तो यही बोलता है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने स्क्रीन पर एक फंड देख पा रहे होंगे, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100। अब अगर मैं इनका रिटर्न आपको दिखाऊं तो 2005 के बेस डेट से अगर इनका सिंस इंसेप्शन देखें तो 24.34% का एनुअलाइज्ड रिटर्न इन्होंने बना करके दिया हुआ है। रूल ऑफ 72 हमें यह बताता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हमारे पैसे को कितने साल में डबल कर देगा। इसके लिए जो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उसको हम लोग 72 में उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 72 में हमें डिवाइड करना है। हमें जो रिटर्न मिल रहा है 24.34 का, तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये वर्षों में कैलकुलेट होकर के आ गया कि लगभग 3 साल में आपका पैसा जस्ट डबल हो जाएगा। अब एक बार इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, निफ्टी का मिड स्मॉल कैप 400। अब निफ्टी का मिड स्मॉल कैप 400 का मतलब क्या हो गया? जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो मिड कैप की कंपनी शुरू होती है लिस्टिंग में NSE और BSE यानी एक्सचेंज पर, वो 101 से लेकर के 250 सीरियल नंबर तक होता है, यानी कि टोटल 150 मिड कैप की कंपनी है। वहीं पर स्मॉल कैप की कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो 251 से लेकर के और 500 तक स्मॉल कैप की कंपनी मानी जाती है, और उसके बाद जो है वो आपका माइक्रो कैप की कंपनी मानी जाती है। तो टोटल स्मॉल कैप की अगर हम लोग बात करें तो 250 कंपनी हो गई, ठीक है, और इससे बाद वाले माइक्रो कैप में आने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए 150 मिड कैप की कंपनी और 250 स्मॉल कैप की कंपनी, दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल 400 स्टॉक्स आ जाते हैं, 400 कंपनी आ जाती है। यानी कि जो ये फंड है मिड स्मॉल कैप 400, इसमें मिड कैप के टोटल 150 और स्मॉल कैप के टोटल 250, दोनों को मिला करके 400 कंपनी में से हमें कितने कंपनी का इंडेक्स बनाना है, कितने कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा? टोटल 100 कंपनी में। अब 400 में से हमें 100 कंपनी को चुनना है, और ये कंपनी किस बेस पर चुना जाएगा? ये कंपनी मोमेंटम के बेस पर चुना जाएगा और क्वालिटी के बेस पर चुना जाएगा। अब ये मोमेंटम क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, जो स्टॉक पिछले 6 महीने में और साल भर में उनके प्राइस रिटर्न के हिसाब से जिसने सबसे तेजी दिखाई होगी वो ज़्यादा मोमेंटम उसको मिलेगा। कहने का मतलब कि टोटल हमारे पास 400 स्टॉक्स आ गए मिड कैप और स्मॉल कैप को मिला करके, सबको पिछले 6 महीने में और 12 महीने में प्राइस रिटर्न के हिसाब से हम लोग एक मोमेंटम स्कोर अलॉट कर देते हैं और सबको सीरियल वाइज अरेंज कर देंगे, और ऊपर से
100 स्टॉक को हम लोग पिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर केवल मोमेंटम नहीं है बल्कि क्वालिटी भी है, यानी कि मोमेंटम के साथ साथ क्वालिटी भी चाहिए। अब ये क्वालिटी कैसे डिसाइड होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं द क्वालिटी स्कोर ऑफ ईच कंपनी इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लिवरेज, डेट एंड इक्विटी रेशियो एंड अर्निंग्स, ईपीएस ग्रोथ वेरिएबिलिटी एनालाइज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर्स। यानी कि पिछले 5 साल में जो क्वालिटी स्कोर है वो डिसाइड करने के लिए उसका जो रिटर्न है इक्विटी पर, अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है, तो उनका डेट में भी एक्सपोजर हो सकता है और इक्विटी में भी एक्सपोजर हो सकता है। तो डेट वाला तो सेफ एक्सपोजर माना जाएगा। अब क्वालिटी कब मानी जाएगी, जब वो इक्विटी में पोर्शन रखने के साथ साथ आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दें। तो वहीं बोला जा रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पर और फाइनेंशियल लिवरेज के आधार पर, यानी डेट और इक्विटी में कितना रेशियो है, यानी कि डेट में जितना भी पोर्शन होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा इक्विटी के पोर्शन से, और जो रेशियो आएगा उसके आधार पर, और टोटल अर्निंग ग्रोथ के आधार पर एक और स्कोर दिया जाएगा, क्वालिटी स्कोर। क्या दिया जाएगा, क्वालिटी स्कोर, ठीक है। यानी कि मोमेंटम स्कोर प्रत्येक 400 स्टॉक को अलग मिला और क्वालिटी स्कोर प्रत्येक 400 स्टॉक को अलग मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद से जो वेटेज है कंपनी का, उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो डिसाइड किया जाएगा मोमेंटम क्वालिटी स्कोर एंड इट्स फ्री फ्लोट मार्केट। यानी कि प्रत्येक स्टॉक का जो मोमेंटम स्कोर मिला है और जो उसका क्वालिटी स्कोर मिला है, दोनों को एडजस्ट करते हुए, और जिस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी 400 स्टॉक्स हैं उनका पब्लिक डोमेन में जितना भी शेयर होगा, स्टॉक होगा, उसका आज के डेट में जो वैल्यू है उसी को मल्टीप्लाई करने से हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक एबीसी है, उसके पब्लिक डोमेन में मान लीजिए 1000 स्टॉक हैं, और एक शेयर का प्राइस, एक स्टॉक का प्राइस अगर हम लोग देखें मान लीजिए 10 रुपये है, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा, टोटल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल स्टॉक यानी शेयर मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ पर शेयर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 10 कर देंगे तो 10,000, यानी कि उस एबीसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, 10,000 का, ठीक है। इसी प्रकार से प्रत्येक कंपनी का जो पब्लिक डोमेन में नंबर ऑफ शेयर है उसमें पर शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करने पर हमें टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाता है। यानी कि जो हमने स्कोर निकाला क्वालिटी और मोमेंटम के आधार पर, और उसके बाद से फ्री फ्लोट मार्केट के हिसाब से इनको वेटेज दिया जाएगा, यानी जिसका ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन उसमें ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स होते हैं, कंपनी जो होती हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होता है, 5000 करोड़ से नीचे का होता है, और मिड कैप में कितना का होता है, 5000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में होता है। तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप कैटेगरी का ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें आपका ज़्यादा एक्सपोजर जाएगा। लेकिन फिर आपके मन में सवाल आने लगेगा कि फिर तो केवल स्मॉल कैप की कंपनी चुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन तो मिड कैप का ज़्यादा है। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त रखी गई है कि जो वेटेज होगा वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना भी वेटेज होगा वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी 30 सितंबर 2024 को जो इन्होंने अपना डेटा शीट पब्लिश किया है, उसमें जो टॉप के वेटेज दिए गए हैं कंपनीज को, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड में इनका 4.5% है। इसके बाद से आप देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज में इनका 4.25% के आसपास है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन में इनका 3.8। आप सभी को यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, कोई भी कंट्रीब्यूशन 5% से ऊपर नहीं जा रहा है। वहीं यहाँ पर शर्त रखी गई है कि हम ये तो तय करेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उसमें हमारा एक्सपोजर ज़्यादा जाएगा क्वालिटी और मोमेंटम के आधार पर, लेकिन ये भी शर्त है कि 5% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अब तक समझ में आई होंगी। तो अगर इनके हम लोग पिछले कुछ वर्षों का रिटर्न देखें, इनका बेस डेट अगर आप देखें तो 2005 का है, मतलब कि 2005 बेस डेट से ये कैलकुलेट कर रहे हैं। हालांकि जो प्रोडक्ट इस पर लॉन्च हुआ है वो 2024 में लॉन्च हुआ है, तो इसको देख करके कंफ्यूज मत होइएगा कि जब 2024 में ही लॉन्च हुआ है तो 1 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन रिटर्न कैसे पता चला। रिटर्न ऐसे पता चलता है कि जो बेस डेट एनएससी पर ये इंडेक्स जो लिस्टिंग का है उसके आधार पर ये अपना खुद का कैलकुलेशन के आधार पर ये डेटा शीट, फैक्ट शीट जारी किया जाता है हर एक क्वार्टर में। ठीक है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट रहता इस साल से तो वो इतना एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके देता। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब कि प्रोडक्ट पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन अगर होता तो सिंस इंसेप्शन इतना % हमें रिटर्न बना करके देता। पिछले 1 साल के अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो लगभग 53.5% का रिटर्न इसने दिया है। 5 साल का रिटर्न की बात करें तो लगभग 33% का रिटर्न दिया है, और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो
24.34% का रिटर्न इसने दिया है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जितने भी स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा वो केवल मिड और स्मॉल कैप के होंगे, लार्ज कैप का स्टॉक इसमें शामिल नहीं होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक साल में 19.5%, 5 साल में भी 19.5% और सिंस इंसेप्शन लगभग 20% के आसपास इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि जो इसने रिटर्न दिया है एवरेज, अब कोई भी म्यूचुअल फंड होता है वो इस प्रकार से फ्लैट रिटर्न तो देता नहीं है कि हमेशा हर साल आपको 24% दे रहा है या फिर 24.5% दे रहा है। किसी साल वो 34% भी देगा, किसी साल वो 10% भी देगा। मतलब ये ऐसे रिटर्न आपको बना करके देगा, फ्लैट नहीं देता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि जो इसका एवरेज रिटर्न है, जो 24.34 का एवरेज, मान लीजिए ये 24.34 का एवरेज रिटर्न हो गया, तो सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो ये अपने एवरेज रिटर्न से 20% ऊपर और 20% नीचे तक जा सकता है। यानी कि ये कहाँ से कहाँ, यानी निगेटिव में भी, मतलब कि इससे नीचे भी, निगेटिव कहने का मतलब कि इससे नीचे भी आपको रिटर्न देगा और इससे ज़्यादा भी रिटर्न देगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो फंड क्या बोला जाएगा, वोलेटाइल बोला जाएगा। यानी कि ये फंड उतना ही ज़्यादा आपका फ्लक्चुएट करेगा रिटर्न के मामले में। लेकिन आपको ये भी समझना है, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको हायर रिटर्न मिलने की भी संभावना रहेगी। अब मान लीजिए कि कोई एक फंड है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना ही है, यानी कि वो अपने एवरेज के आसपास ही हमेशा रिटर्न देगा, लेकिन जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है, इसका मतलब कि अपने एवरेज वैल्यू से इतना आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देने की क्षमता उसमें है। नो डाउट अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल फंड होता है, और इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है वो केवल उनके लिए जिनका टाइम होराइजन कम से कम 10 साल का है और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तभी ये आपके लिए फंड है, नहीं तो ये फंड से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप का इसमें बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं मिलेगा। अब अगर हम लोग कुछ और पॉइंट्स की बात करें, वैसे अगर आप इनका स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो जितने भी मोमेंटम फंड होते हैं उनसे इनका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कम दिखेगा। वहीं पर अगर मैं बीटा की बात करूं, बीटा हमें यह बताता है कि कोई भी फंड किसी इंडेक्स जिससे उसकी तुलना की जा रही है उससे कितना वो वोलेटाइल है। अब यहां पर जो बेंचमार्क रखा गया है निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनी का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उसकी कंपैरिजन में बीटा को यहाँ पर इवेलुएट किया गया है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक साल में इनका बीटा का वैल्यू 1.13 का आ रहा है, 5 साल में 0.83 का आ रहा है और सिंस इंसेप्शन 0.77 का आ रहा है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। यानी कि ये प्रोडक्ट अगर बाय डिफिनेशन हम लोग देखें तो मिड और स्मॉल कैप में आपके पैसे को डालेगा, लेकिन अगर हम लोग बाय डिफिनेशन देखें तो हमें लग रहा है कि मिड और स्मॉल कैप का है तो ज़्यादा ये वोलेटाइल होगा। लेकिन ये बीटा की वैल्यू हमें ये बताता है कि टेक्निकल पॉइंट्स हमें ये बता रहे हैं कि बीटा की वैल्यू चूंकि 1 से बहुत कम है, इस कंडीशन में ये इस इंडेक्स, ये बेंचमार्क से कम वोलेटाइल माना जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ें भी समझनी होंगी। मतलब कि थ्योरेटिकल जो चीज़ें हम लोग समझते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी, लेकिन जो इनका स्ट्रेटजी है कि मोमेंटम के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट को चुनना है और फ्री फ्लोट मार्केट के हिसाब से हम पैसे को वेटेज देंगे, तो वहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद से जो इनका बीटा का वैल्यू आता है वो काफ़ी कम आता है। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि भले हम लोग सोचें कि ये फंड बहुत वोलेटाइल होगा, लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल डेटा है वो ये कह रहा है कि फंड कम वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। देखिए, दोनों चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्केट में जब करेक्शन आएगा तो बहुत तेजी से ये फंड गिरते हैं, तो उस समय आप केवल इस पॉइंट को देख करके इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना होगा सारी चीजों के लिए। तो इसलिए मैं थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको जो टेक्निकल डेटा है वो भी बता रहा हूं कि ये क्या कहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर ओवरऑल मैं बोलूं तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो किसी एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश में है जो कि केवल मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करता हो, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के 400 स्टॉक्स में से 100 स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, और जो रिटर्न इन्होंने पिछले वर्षों में दिखाए हैं उसके हिसाब से 3 साल में आपका पैसा डबल करके ये इंडेक्स देने की क्षमता रखता है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। अब चलते हैं इस पर डिपेंडेंट कितने प्रोडक्ट हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अब अगर ग्रो पर मैं निफ्टी मिड स्मॉल कैप कीवर्ड के साथ सर्च करता हूं तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट देखने को मिलता है। पहला ETF का, दूसरा म्यूचुअल फंड का और तीसरा NFO का। हालांकि ये प्रोडक्ट बाय मिस्टेक गलत शो कर रहा है। ये NFO जो लॉन्च हुआ था वो अब म्यूचुअल फंड में लिस्ट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस NFO का डिटेल तो आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे कि ये NFO ऑलरेडी क्लोज हो चुका है
और 24 मई 2024 को ये क्लोज हो चुका है। यानी कि ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा NFO, ये गलत यहाँ पर शो कर रहा है, यहीं म्यूचुअल फंड में अब लिस्ट हो चुका है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। यानी कि अगर आप निफ्टी मिड कैप स्मॉल 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास आज के डेट में दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू, इसको आप इग्नोर करिएगा। अब बात करते हैं कि ETF क्या होता है। तो देखिए, ETF का मतलब फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप नॉर्मली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होगी। अगर आप अपना ग्रो में या फिर किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डीमैट अकाउंट भी ओपन कर दिया जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर मिराई एसेट निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF के बारे में देख पा रहे होंगे। अब अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो ये ETF में प्रत्येक दिन आप ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पैसे देते हैं AMC को, और AMC आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू के आधार पर उस दिन के NAV के हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट करता है। यानी कि आपने खरीदा AMC को और जब आप पैसा निकालेंगे तो आप अपने यूनिट को AMC को ही बेच रहे होते हैं। लेकिन ETF में ऐसा नहीं होता है। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ये BSE या फिर NSE पर ट्रेड किया जाता है। ट्रेड का मतलब कि वहाँ पर एक मार्केट है जो कि ऑनलाइन आप उसको एक्सेस करेंगे और वहाँ पर आप अगर अपना ETF बेचना चाहते हैं तो जो खरीदार अवेलेबल है उसी को आपको बेचना होगा, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जो बेचने वाला है उसी से आपको खरीदना होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपका AMC का डायरेक्ट रोल नहीं होता है, बल्कि जो बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं उनके बीच आपस में ये चीज़ें डील होती हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये एक दिन का चार्ट है, ये एक दिन का चार्ट है, और हर एक टाइम फ्रेम पर हर एक सेकंड आपको यहाँ पर रेट देखने को मिलेगा। देखिए, मार्केट जब ओपन हुआ था 9:15 पे तो इसका रेट था 55 रुपया समथिंग पैसा, ठीक है। उसके बाद से देखिए जैसे जैसे मार्केट नीचे गया हर एक टाइम फ्रेम पर अलग अलग रेट आपको दिख रहा होगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि 12:31 पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 12:30 12:31 पर, तो 54 रुपये 50 पैसे का आपको रेट देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि आप और थोड़ा लेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको 54 रुपया 29 पैसे का रेट मिलता अगर आप 3:24-25 पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहने का मतलब कि ETF में आपको एक ही दिन में हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग रेट देखने को मिलेगा। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनको सेम डे का NAV चाहिए और वो ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट होता है कि आपको जब मार्केट में जो टाइम चल रहा है उस पर जो रेट है उसी के हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। ये ETF का मतलब होता है। यानी कि आपको लाइव यहाँ पर प्राइस देखने को मिलेगा, हर एक सेकंड वो फ्लक्चुएट करेगा और हर एक सेकंड के हिसाब से आपको रेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो भी प्राइस पर आप क्लिक करेंगे वहीं प्राइस आपको दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना बोली लगाते हैं कि मैं इतने प्राइस पर खरीदना चाहता हूँ, और अगर मार्केट गिरते गिरते उस रेट पर आ गया तो आपका वो जो ऑर्डर था वो सर्व हो जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट से पैसे कट करके और आपके यूनिट आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। अब इन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि ETF को आप एक्सचेंज पर ही ट्रेड करके सेल आउट कर पाएंगे। जैसे AMC के माध्यम से, जैसे म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली AMC को बेच देते हैं, लेकिन यहाँ पर AMC आपसे नहीं खरीदेगी बल्कि आपका कोई दूसरा रिटेल इन्वेस्टर ही आपके यूनिट्स को खरीदेगा या फिर आप उसको बेचेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर आप ETF के थ्रू इस इंडेक्स में निफ्टी मिड कैप स्मॉल 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ETF का एक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप ETF के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के ही थ्रू जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन दिया गया है जो कि है मिराई एसेट का ही निफ्टी मिड कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF FOF फंड। ये एक म्यूचुअल फंड है। अभी हमने ETF की बात कर ली। अब अगर आप डीमैट अकाउंट और ये सारे झंझट नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं AMC से ही खरीदूं, AMC को ही बेचूं, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर का पंगा ना हो, कोई भी ट्रेडिंग करने का पंगा ना हो, हमें जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड में नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगर वहीं आप प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फंड हो सकता है। ये एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, अगर ये म्यूचुअल फंड है तो इसमें बीच में FOF का क्यों लगा हुआ है? क्योंकि FOF का मतलब तो होता है फंड ऑफ फंड। तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए,
ये एक ETF हो गया। और अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर ETF में इन्वेस्टमेंट ना करके SIP मोड में वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह इसमें पैसा डालना चाहता है तो AMC, देखिए ये दोनों सेम ही AMC का है, तो AMC क्या करती है, उसी ETF को म्यूचुअल फंड की तरह लॉन्च कर देती है और इसे ही बोलते हैं फंड ऑफ फंड। यानी कि ये एक अलग फंड था और ये एक अलग फंड था, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब कि कई फंड्स मिला करके ये एक फंड बनाया जाता है जिसे FOF बोलते हैं, फंड ऑफ फंड। अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ETF क्या होता है, फंड ऑफ फंड क्या होता है, फंड ऑफ फंड कितने तरीके के होते हैं, तो इन सबके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो फंड ऑफ फंड भी एक तरीके से नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिराई एसिड का ये वाला ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आप ETF के थ्रू एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।